हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जीके जीएस के इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 ईस्वी में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? बंगा गांव में हुआ था। और कब हुआ था? 27 सितंबर 1907 में पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में हुआ था। सॉन्डर्स की हत्या 17 सितंबर 1928 में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु शामिल थे। सॉन्डर्स की हत्या में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे, जो कि 17 सितंबर 1928 को हुआ था। ठीक है। सॉन्डर्स की हत्या में कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को। सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी? 17 दिसंबर 1928 को। उसमें कौन कौन सॉन्डर्स की हत्या में कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शामिल थे। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य किसानों और श्रमिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। ठीक है। भगत सिंह ने कब नौजवान भारत सभा की स्थापना की? 1926 ईस्वी में। उसका उद्देश्य क्या था? किसानों एवं श्रमिकों को संगठित करके ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति को प्रोत्साहित करना था। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 के तहत भगत सिंह, सुखदेव तथा गुरुजी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है। लाहौर षड्यंत्र केस यानी 1929 के तहत भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में धर्म दर्शन की आलोचना की थी। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में धर्म दर्शन की आलोचना की थी। ठीक है। भगत सिंह ने अपने लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में धर्म दर्शन की आलोचना की थी। मोहम्मद इकबाल ने अपनी पुस्तक बंग-ए-दारा में पहली बार इकबाल शब्द का प्रयोग किया था, जिसे भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। मोहम्मद इकबाल ने पहली बार पुस्तक बंग-ए-दारा में पहली बार इकबाल शब्द का प्रयोग किया था, जिसे भगत सिंह ने इकबाल जिंदाबाद कहकर लोकप्रिय बनाया। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। मोहम्मद जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थकर का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। 23वें तीर्थकर का जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। 23वें तीर्थकर का जन्म कहाँ हुआ था? काशी वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे।
पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपनी अनुयायियों को चातुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा तथा ये 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। पार्श्वनाथ ने अपनी अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था और ये 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, तो पार्श्वनाथ के पिता क्या थे? अश्वसेन काशी के दार्शनिक राजा थे। पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को चतुर्याम शिक्षा का पालन करने को कहा था और ये 4 शिक्षाएं सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह थी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने तीर्थकर थे? कितनावें? 24वें तीर्थकर थे। सुपार्श्वनाथ जैन धर्म के 7वें तीर्थकर थे और कुंथुनाथ जैन धर्म के 17वें तीर्थकर थे। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। सुपार्श्वनाथ जैन धर्म के 7वें तीर्थकर थे। कुंथुनाथ जैन धर्म के 17वें तीर्थकर थे। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में की गई थी। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में किया गया था। राष्ट्रीय बीज निगम का स्थापना कब किया गया था? 1963 में की गई थी। एफसीआई एक सांविधिक निकाय है जिसे भारतीय निगम अधिनियम 1964 के तहत वर्ष 1965 में किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलतः 4 स्तंभ हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलतः 4 स्तंभ हैं। उपलब्धता, खरीद सामर्थ्य, अवशोषण, स्थिरता। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा के मूलतः 4 स्तंभ हैं। कौन कौन सा? उपलब्धता, खरीद सामर्थ्य, अवशोषण और स्थिरता। विभवांतर की माप वोल्टमीटर यंत्र द्वारा की जाती है। विभवांतर की माप वोल्टमीटर यंत्र द्वारा की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। विभवांतर की माप वोल्टमीटर यंत्र द्वारा की जाती है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति की माप की जाती है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। विभवांतर की माप वोल्टमीटर यंत्र द्वारा किया जाता है।
एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है और गैल्वेनोमीटर के द्वारा अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्टमीटर उच्च प्रतिरोध चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। मीटर सेतु यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। ठीक है, मीटर सेतु जो है आपका वो व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उपयोग चालक तार का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए होता है। लैक्टिक अम्ल प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल जो आपका प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले यौगिक लेकिन केवल ध्रुवीकृत प्रकाश के तल के घूर्णन में भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहलाते हैं। ठीक है, समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले यौगिक लेकिन केवल ध्रुवीकृत प्रकाश के तल के घूर्णन में भिन्न होते हैं, प्रकाशिक समावयवता कहलाता है। समावयवता शब्द सर्वप्रथम बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। समावयवता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। समावयवता शब्द सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, तो इससे बनने वाले समावयव को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें द्विबंध का प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, तो इससे बनने वाले समावयवता को ज्यामितीय समावयवता कहते हैं। ज्यामितीय समावयवता मुख्यतः कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या एलिसाइक्लिक यौगिक या ऑक्सिम यौगिक द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, ज्यामितीय समावयवता मुख्यतः कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड तथा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या एलिसाइक्लिक यौगिक और ऑक्सिम यौगिक द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, तो ज्यामितीय समावयवता इन सब के बीच दिखाया जाता है। किसके किसके बीच? कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड के बीच, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या एलिसाइक्लिक यौगिक या ऑक्सिम यौगिक द्वारा क्या किया जाता है? ज्यामितीय समावयवता दर्शाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में स्थित है। हाथी परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1992 में उत्तराखंड के सिंहभूम जिले में किया गया था। हाथी परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में किया गया था। हाथी परियोजना का प्रारंभ वर्ष 1992 में झारखंड के सिंहभूम जिले में किया गया था। गहीरामाथा समुद्री वन्य जीव अभयारण्य कछुआ की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, गहीरामाथा समुद्री
वन्य जीव अभयारण्य जो कि उड़ीसा में है, कछुआओं की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट है। संगाई हिरन मणिपुर में पाए जाते हैं। संगाई हिरन कहाँ पाए जाते हैं? मणिपुर में पाए जाते हैं। संगाई हिरन मणिपुर में पाए जाते हैं। हांगलू परियोजना का शुभारंभ 1970 में हुआ था। हांगलू परियोजना का शुभारंभ 1970 में हुआ था। हांगलू परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1970 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट था। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल 1823 से 1828 ईस्वी तक था। एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 18 एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था। ठीक है, एमहर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में था। आंग्ल बर्मा युद्ध यांडबू की संधि 1826 ईस्वी से समाप्त हुआ, जिसमें अराकान तथा मणिपुर भारत को मिला और रंगून में एक रेजिडेंट नियुक्त हुआ। आंग्ल बर्मा युद्ध यांडबू की संधि से समाप्त हुआ, जिसमें आराकान तथा मणिपुर भारत को मिला और रंगून में एक रेजिडेंट नियुक्त हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1993 तक था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक था। यह एक मात्र भारत का गवर्नर जनरल था जिन्हें गाजीपुर में दफनाया गया। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 ईस्वी तक था। यह एकमात्र भारत का गवर्नर जनरल था जिन्हें गाजीपुर में दफनाया गया था। कॉर्नवालिस के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, कॉर्नवालिस के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया। ठीक है, कॉर्नवालिस के काल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इस युद्ध के बारे में कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए अपने शत्रु को पंगु बना दिया। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23 ईस्वी तक था। इसके कार्यकाल में कलकत्ता में 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम बना, जो देश का सबसे पुराना म्यूजियम है। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 ईस्वी से 1823 ईस्वी तक था। इसके कार्यकाल में कलकत्ता में 1814 ईस्वी में इंडियन म्यूजियम बना, जो देश का सबसे पुराना म्यूजियम है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 56 ईस्वी तक था। भारत में डलहौजी का सबसे विवादास्पद नीति विलय की नीति रही और इसी कारण से भी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार डलहौजी के काल में ही हुआ था। ठीक है, भारत में डलहौजी की सबसे विवादास्पद नीति विलय की नीति रही और इसी कारण से भी ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार
डलहौजी के काल में ही हुआ था। विनिमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए संसदीय अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। विनियम, नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए संसदीय अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। अधीनस्थ विधायन समिति के प्रत्येक सदन में 15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधायन समिति के प्रत्येक सदन में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। अधीनस्थ विधायन समिति के प्रत्येक सदन में 15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधायन समिति का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। अधीनस्थ विधायन समिति का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में समय समय पर किए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। ठीक है। सरकारी आश्वासन समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में समय समय पर किए गए आश्वासनों, वचनों एवं प्रतिज्ञाओं की जांच करती है। कार्य सलाहकार समिति सदन के कार्यक्रम तथा समग्र सारणी को नियमित रखती है। कार्य सलाहकार समिति सदन के कार्यक्रम तथा समग्र सारणी को नियमित रखती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए अस्थायी, विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करती है। यह सदन के समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित करता है। कार्य सलाहकार समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। कार्य सलाहकार समिति में लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। ठीक है। कार्य सलाहकार समिति के अध्यक्ष पदेन सभापति या अध्यक्ष होते हैं। सभी सांसदीय समितियों में सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति है, जिसकी स्थापना 1921 में किया गया। सभी संसदीय समितियों में सबसे पुराना समिति लोक लेखा समिति है, जिसकी स्थापना 1921 में किया गया था। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक सिग्मा 2 पाई बंधन होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक सिग्मा 2 पाई बंध होते हैं। ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड है। इसमें कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने से एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। ठीक है। कार्बन ये आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बाइड को जल से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सा गैस प्राप्त होता है? एसिटिलीन गैस प्राप्त होता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है? वेल्डिंग के लिए किया जाता है। एसिटिलीन गैस का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोज के रूप में करते हैं, वह क्लोरेला है। ठीक है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोज के रूप में करते हैं, वह क्या है? क्लोरेला है। ठीक है। वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोज के रूप में करते हैं, वह क्या है? क्लोरेला है।
लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लेमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। नॉस्टॉक नॉस्टॉक एनाबीन शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नॉस्टॉक एनाब एनाबीना शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सारगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। सारगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। सारगासम शैवाल से कृत्रिम ऊन तैयार किया जाता है। अल्वा शैवाल को समुद्र सलाद कहते हैं। अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं। ठीक है, अल्वा शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं। वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। ठीक है, वॉलवॉक्स जल में कॉलोनी बनाकर रहने वाला शैवाल है। अगर अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है। अगर अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर अगर लाल शैवाल से प्राप्त होता है।